वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है रिलायंस की। रिलायंस आंध्र प्रदेश के अंदर 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर लगाने जा रहा है। मतलब ये जो एआई डेटा सेंटर है ये नहीं बता सकते हम कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अभी इन्वेस्टमेंट के नंबर्स रिवील नहीं किए हैं। बट स्केल काफी ज्यादा मैसिव है, और कितना मैसिव है कंपेरिजन के हिसाब से अगर आप देखो तो ये बिल्कुल जामनगर वाले मेगा सेंटर का आप समझ लो कि ट्विन है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है और ऐसा लगता है कि इंडिया में पूरा डेटा सेंटर्स का माहौल बन गया है। क्योंकि अगर आप गूगल का देखो तो गूगल ने भी इंडिया के अंदर $15 बिलियन कमिटमेंट किया था। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब बिलियंस डॉलर डाल चुके हैं इंडिया के अंदर। और जिस तरीके से सारी चीजें और जो भी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर चल रहा है, मुझे लग रहा है इंडिया इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ रिलायंस का भी यही कहना है कि एआई का डिमांड जिस तरीके से एक्सप्लोड कर रहा है, इसलिए रिलायंस ये चाहता है कि वो एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एआई इंफ्रा नेटवर्क बिल्ड करे। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक को आंध्र प्रदेश के अंदर क्रिटिकल मिनरल टंगस्टन के ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करने का लाइसेंस मिल गया है। ये एक रेयर अर्थ मेटल है जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोल्ड के जैसा ही है। और वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले से ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है और अब जिंक, लेड, सिल्वर से आगे बढ़कर के हाई वैल्यू मिनरल्स की तरफ ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, क्या आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का Q2 का रिजल्ट आया और लोग बहुत ज्यादा चौंक गए, क्योंकि टाटा मोटर्स ने 2110% का प्रॉफिट दिखाया। बट पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो गया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल है उसका Q2 रिजल्ट आया, उसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था वो 76,248 करोड़ रुपीस दिख रहा था। लेकिन बात यह है कि ये जो प्रॉफिट है वो मोस्टली वन टाइम इवेंट है। मतलब कि वन टाइम गेन था ड्यू टू कमर्शियल व्हीकल्स डीमर्जर। क्योंकि आपको पता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, ये दो कंपनीज में अब बंटवारा हो चुका है। दोनों अलग अलग कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और अगर आप इसको हटा करके देखो, मतलब ये जो वन टाइम का गेन हुआ है ड्यू टू डीमर्जर, इसको अगर आप हटा दो तो एक्चुअली जो फिगर्स है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं। क्योंकि रियलिटी में 6,368 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हुआ है कंपनी को। अब ये नेट लॉस हुआ क्यों है? क्योंकि 6,000 करोड़ का नेट लॉस, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बेसिकली सबसे बड़ा रीजन था इसके पीछे JLR। हमेशा की तरह इस बार एक अलग कहानी हो गई है JLR के साथ। ऐसा लगता है कि JLR एक शापित कंपनी बन चुकी है। JLR के साथ क्या हुआ कि JLR के ऊपर साइबर अटैक हुआ और उस साइबर अटैक के वजह से 6 हफ्ते तक प्रोडक्शन पूरी तरीके से रुक गई और वॉल्यूम 25% गिर गया। हालांकि डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने अच्छा किया, क्योंकि वहां पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली ड्यू टू फेस्टिव सीजंस एंड ड्यू टू सम GST रेट कट। अगली बिजनेस न्यूज है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने यूपी गवर्नमेंट से 9,270 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर जीत लिया है और इसके अंदर उनको हाईवेज पे काम करना होगा। हाईवेज यानी कि वो हाईवे जो कि लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ से वाराणसी कॉरिडोर के 366 किलोमीटर का पूरा एरिया शामिल है। अब इस डील के बाद क्या होगा कि IRB का पोर्टफोलियो 27 प्रोजेक्ट्स का हो जाएगा और TOT सेगमेंट में इसका 42 मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका है। अब TOT सेगमेंट क्या होता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बाकी उससे पहले मैं आपको अगली न्यूज पे लेके जाऊं या फिर TOT के बारे में समझाऊं, मैं आपको बोल देता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 20 साल के कंसेशन पीरियड में है। इसमें IRB टोलिंग, O&M सब कुछ हैंडल करेगा। और इस चीज के साथ अगर हम बताएं तो कंपनी का जो एसेट बेस है वो 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब मैं बताता हूँ कि ये TOT क्या होता है। देखिए TOT मतलब कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर, ये उसका फुल फॉर्म होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यानी कि मैं NHAI की बात कर रहा हूँ, इसमें वो अपना रेडीमेड हाईवे प्राइवेट कंपनीज को दे देती है। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि अगले 15 से 30 साल तक टोल कलेक्ट करती हैं, रोड मेंटेन भी करती हैं और इसके बदले वो गवर्नमेंट को अपफ्रंट एक बड़ा पैसा, मतलब कि बड़ा अमाउंट का पैसा एक साथ दे देती हैं गवर्नमेंट को। अब इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? बेसिकली गवर्नमेंट को एक साथ थोक का पैसा मिल जाता है, तो उस पैसे से NHAI नए हाईवेज बना सकती है। मेंटेनेंस का टेंशन प्राइवेट कंपनी के ऊपर आ जाता है, तो ये फायदा होता है गवर्नमेंट को। अब इससे IRB या फिर प्राइवेट कंपनीज को क्या फायदा होता है वो भी बता देता हूँ। बेसिकली इससे IRB की बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिकली,
ली तो IRB हाईवे का टोल 20 साल तक कलेक्ट करेगा, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन जाता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। साथ ही साथ IRB का पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एसेट्स भी बढ़ जाते हैं, ओवरऑल कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब अगर आप देखो POT17 की बात कर ले तो इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसका सीधा जो शेयर है IRB का वो 42% का हो गया है। अब इसमें सवाल ये होता है कि आखिर इससे कंपनी को फायदा होता है तो फिर किस कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि अगर आप IRB का देखो तो IRB में बेसिकली 3 कंपनीज आपको मिलेंगी और एक कंपनी में तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो ये रहता है मेरा क्वेश्चन कि इस जो चीज है, मतलब ये जो भी डील मिली है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसमें पैसा किसको मिलेगा? IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को पैसे मिलेंगे या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, क्योंकि इनकी 3 कंपनीज है। पहला तो IRB इन्विट फंड, ये बेसिकली पब्लिक इन्विट है। दूसरा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जिसको ये डील मिली है, और तीसरा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। अब इन तीनों में से पैसे किसके पास जाएंगे, क्योंकि जो पहला है उसी के साथ आप शेयर्स ले सकते हो, दूसरे तीसरे की तो बात अभी हम नहीं करते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में हिंट देता हूँ, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को पैसे मिलेंगे बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। बाकी चीज कोई भी डाउट रहता है या फिर इस चीज के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछना, या फिर आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगली बिजनेस न्यूज है एक IPO से रिलेटेड। आप अगर इस सोच के देखो कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचा, IPO के लिए अप्लाई भी किया, बट आप IPO में जा नहीं पाए, आपको स्टॉक्स मिले नहीं, बट उसी कंपनी के शेयर्स अगले 3 दिनों में 50% बढ़ जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम हो रहा है ग्रो के साथ। ग्रो के स्टॉक्स पिछले 3 दिनों में 53% तक बढ़ गए हैं। बेसिकली ग्रो का जो IPO है वो 100 रुपीज के प्राइस पर लिस्ट हुआ और सीधा ये 153.50 रुपीज तक चला गया। और अब जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, उनके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फीलिंग है वो डेवलप हो रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, 26% रिटेल ब्रोकिंग मार्केट शेयर भी है और FY21 से FY25 का 101% कैगर भी है, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब जो वैल्यूएशन है वो और ज्यादा हाई हो चुका है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी एडवाइस दी है कि अगर आप IPO में इन्वेस्टेड थे तो आप इससे अभी एग्जिट ले सकते हो या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी इंटरप्राइजेस की, बट इस न्यूज में एक चीज ये है कि अगर आपको राइट्स इशू के बारे में नहीं पता तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो प्लीज मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ये न्यूज नहीं समझ में आती है तो हमारा पूरा जब न्यूज खत्म हो जाए, इसके बाद भी एक और न्यूज बचती है, तो उसके बाद आप जाकर के राइट्स इशू के बारे में जरूर पढ़ना। तो चलते हैं अब हम लोग न्यूज के तरफ। बेसिकली जो अडानी इंटरप्राइजेस है वो 25,000 करोड़ रुपीस का फंड रेज कर रही है और इन्वेस्टर्स को उसके बदले 24% के डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे हैं। मतलब कि अडानी इंटरप्राइजेस का जो मेगा राइट्स इशू है वो अगले हफ्ते आ रहा है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर को है। मतलब कि 14 नवंबर तक आपको शेयर बाई कर लेने थे। अब कंपनी 3:25 रेशियो में 1,800 रुपीस के प्राइस पर पार्टली पेड शेयर्स इशू करेगी। पहले तो 900 रुपए, बाकी जो 2 कॉल्स हैं वो जनवरी और मार्च 2026 में है। अब कंपनी का जो टारगेट है वो क्लियर है, वो इस पैसे से 18,698 करोड़ रुपीस से डेप्ट रिड्यूस करना चाहती है और शेयर्स इस हफ्ते 6% चढ़े भी हैं। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी बार बार वारंट्स इशू करती है या फिर राइट्स इशू करती है तो वो बहुत ही बुरी चीज होती है एज अ फंडामेंटल। मैं बार बार की बात कर रहा हूँ, कभी कभी की नहीं। हालांकि कई बार ये चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 10 वारंट्स और राइट इश्यूज अगर कंपनी कर रही है, मतलब 10 कंपनीज की अगर हम डेटा देख लें तो 10 कंपनीज हैं जो राइट्स इशू कर रही है और वारंट्स इशू कर रही है, तो उसमें से सिर्फ 2 कंपनीज ही ऐसी होती हैं जो किसी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी टू कंपनी और फंडामेंटल्स टू फंडामेंटल्स डिपेंड करता है और किस रेशियो पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उस पे भी डिपेंड करता है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे कंपनी की जो इंडिया की टॉप मिड SUV सेल्स करती है, मतलब कि उस कंपनी की कार सबसे ज्यादा बिकती है। एनी गेस? आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की। लेकिन इंडिया की टॉप सेलिंग कंपनी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 39,000 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी के अंदर वापस बुला लिया। अब ये हो क्या रहा है,
इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। देखिए एग्जैक्टली ये जो स्टेप है वो मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा के लिए लिया है, क्योंकि दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बैच में फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग लाइट्स गलत रीडिंग दे रही थी। अब इससे क्या हुआ कि इसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, क्योंकि आप सोचो कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो सकती है अगर कोई ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है इन दोनों फॉल्ट्स की वजह से। तो अगर आप अफेक्टेड ओनर हो तो ऑथराइज्ड वर्कशॉप में आपको फ्री इंस्पेक्शन मिलेगी और पार्ट रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा। तो आप अपने ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि सेल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है कंपनी की अभी भी, पर सेफ्टी मिस हो जाए तो रिकॉल ही सबसे सेफेस्ट मूव माना जाता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।